नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के जाने-माने और बहुत ही वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है दवे साहब। दुष्यंत जी, आपसे जो पहला सवाल है कि आज 50 दिनों से ज़्यादा जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, लोगों को ये उम्मीद लग रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से शायद इन किसानों को निजात मिल सकेगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा रोल रहा है इस किसान आंदोलन को हैंडल करने में और जहाँ तक कृषि कानून का सवाल है, तो ऐसा लग रहा है कि अब कई लोगों ने इस बात को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभाई हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए इसका मैं आपको सीधा उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको कुछ चीज आपसे आपके जरिए लोगों को बताना चाहूँगा जी। कि ये जो कानून बने हैं ये कानून बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की जो सत्ता है हुँ, उस सत्ता के बाहर ये कानून को पार्लियामेंट ने बनाए हैं। हुँ, ये जो विषय है या कृषि का या बाजारों का मार्केट का और उसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे विषय हैं हुँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदुस्तान के सबसे उम्दा स्त्री और पुरुष वहां थे बैठे थे। उन्होंने 2.5 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण के लिए सोच किया। उसके बाद हमें एक ऐसी सुंदर हमें गिफ्ट दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बेमिसाल है। और उसमें उन्होंने तय किया कि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हर एक राज्य का विषय होगा, हर एक राज्य की विधानसभा का विषय होगा और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट की कोई सत्ता नहीं होगी। तो ये एक सबसे पहला आपको समझना चाहिए। इसके होते हुए भी पार्लियामेंट ने अगर ये कानून किए तो आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट ने क्यों किया होगा। मैं तो ताजुब हूं कि ये इतना क्लियर कट विषय होने के कारण बावजूद भी पार्लियामेंट ने इन कानूनों को पास किया। दूसरा, ये सब्जेक्ट राज्य की विधानसभा का है एक्सक्लूसिवली। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट करीब 75 साल से आए हुए हैं हुँ, और 75 साल से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बंधारण में जो एक सीमा तय की गई है वो सीमा को ना तो पार्लियामेंट पार कर सकता है ना तो स्टेट असेंबली पार कर सकती है। और उस सीमा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपना मंतव्य रखा है और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सबको बाइंडिंग है, पार्लियामेंट को भी बाइंडिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बाइंडिंग है। उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है कि कृषि एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जो एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेचर के हक में है और उसमें पार्लियामेंट कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। हुँ, सो ये एक सबसे पहले बताने की जरूरत है। दूसरा, जिस हिसाब से कोविड के दरमियान ये कानून को लाए गए और उसको लोकसभा में और राज्यसभा में कोई संशोधन के किए बिना, कोई डिस्कशन के किए बिना, कोई स्टैंडिंग कमेटी को रिफर किए बिना पास किए गए और वॉइस वोट से राज्यसभा में जिस तरीके से पास किया गया, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि सरकार को कोई कारण से कहीं से दबाव है, कोई सेक्शन से सोसाइटी के या तो बड़े उद्योग से या कहीं से कि ये कानून किसी तरह सरकार पास कर दे पार्लियामेंट में। और ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि सरकार ऐसे विषय में जो हुँ, कि किसान आज जैसे महात्मा गांधी बोलते थे हरदम कि हिंदुस्तान गांव में बसता है और गांव में किसान बसते हैं। तो हुँ, सरकार ये सरकार अगर ये किसानों को और ये गांवों को इस तरह से एकदम एकदम निग्लेक्ट करके ऐसे कानून बनाने में क्यों तुली हुई थी, वो एक लोगों को सोचने की बात है। और मिस्टर मैं दवे आपके जरिए मिस्टर लोगों से दवे प्रार्थना करूंगा। आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर ज़िक्र किया है। जो आपकी पहली बात थी, आपने वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कही। मैं कृषि कानून पर बाद में आऊँगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स की जहाँ तक बात है, तो ऐसा लग रहा है कि कृषि कानून आपने जैसा कहा कि ये केंद्र नहीं बल्कि राज्य के पावर्स में आता है। केंद्र को राज्यों को पावर्स हैं कि कृषि कानून को वो उस पर अपना कोई निर्णय या निश्चय अपना करें। लेकिन जहाँ तक सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से कृषि कानून को पारित किया गया है और हैंडल किया गया है, उसमें संसद, सियासत और अदालत तीनों ने अपनी सीमाओं का पालन नहीं किया है। क्या आप इस बात को मानते हैं?
देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इसमें दखल अंदाजी करने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट की नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी रहती है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों में दखल अंदाजी करे। पर मैं समझता हूं कि इनमें जो पिटिशंस अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है, वो पिटिशन एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो कि किसान यहाँ बैठे हैं अपना विरोध व्यक्त करने में, उनको यहाँ से हटाने के लिए है। और ऐसी ये एक पॉलिटिकल मैटर है, ये एक विषय बहुत ही सेंसिटिव विषय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका सरकार ये के। कहने का मतलब है, I'm sorry to interrupt you, Mr. Dave, but what I'm asking is कि आपको कहीं लगता है कि जो ये एक आर्बिटर का रोल जो सुप्रीम कोर्ट ने प्ले किया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स, तो ये उसको इस पॉलिटिकल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए था? क्या ये आप इंडिकेट कर रहे हैं? जरूर सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल अंदाजी करने की मैंने समझ से जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा विषय है जहां कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है, और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट की जो आज देश में सम्मान है, उस सम्मान कम हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, और जब रथ यात्रा अयोध्या पहुंची, तब बहुत ही मुश्किल समय आ गया था कि भाई कर सेवा करने दे और नहीं, और अडवाणी जी और सब ने बोला कि हमें कर सेवा करने दीजिए। उस वक्त के मुख्यमंत्री यूपी के कल्याण सिंह जी ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि आप कर सेवा करने दीजिए, शांतिपूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आश्वासन को एक्सेप्ट कर लिया, और कर सेवा शांतिपूर्ण नहीं हुई और बाबरी मस्जिद गिराई गई। तो ये ऐसे पॉलिटिकल विषय में मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को दूर रहना चाहिए, और सरकार को बोलना चाहिए कि आप इसको अपनी समझदारी से सुलझाएं। हमारे पास इसके लिए कोई वो नहीं है। जरूर सुप्रीम कोर्ट कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं या गैर बंधारणीय है, वो जरूर समझ सकता है, जो जा सकता है उसमें और उसमें निर्णय ले सकता है, पर वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट कर नहीं रहा है। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये प्राथमिकता आपने बताई कि जो लीगैलिटी है और जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, उसको डिसाइड करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन अगर हम कृषि कानून की बात करें, तो अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सस्पेंशन का लीगल बेसिस क्या है, कानूनी आधार क्या है, उसमें बिना जाए कानून को सस्पेंड कर दिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, उसकी लीगैलिटी पर बहस करनी चाहिए थी लॉज को होल्ड करने के पहले? सुप्रीम कोर्ट के सत्ता तो बहुत वाइड है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट कभी भी स्टे दे सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट में समझता हूं वहां तक सिलेक्टिवली कोई स्टे ऑर्डर नहीं देने चाहिए। अब जैसे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ और लोगों ने चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त स्टे करना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देती, जो कि बहुत लोगों की प्रार्थना थी, मैंने उस हिसाब से एक आर्टिकल भी लिखा था हिंदुस्तान के बड़े अखबार में, सुप्रीम कोर्ट को प्रार्थना करता हुआ कि आप इसमें दखल अंदाजी करिए और स्टे करिए, ताकि इनोसेंट लाइव्स कैन बी सेव्ड। और नहीं हुआ, और हम देख रहे थे कि दिल्ली में राइट्स हुए और बहुत लोगों की जान गई, बहुत प्रॉपर्टीज की नुकसान हुआ, और बहुत लोग आज जेल में हैं। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई। दूसरा, अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस बोबडे साहब के सामने लव जिहाद के कानून चैलेंज किए गए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। हालांकि मैं समझता हूं कि ये कानून प्राइमा फेसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे दे देता तो एटलीस्ट इनोसेंट लोगों को आज जेल में नहीं रहना पड़ता। आज लव जिहाद के नाम पर बहुत लोग जेल में ले जा रहे हैं। तो ये सब सिलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर दखल अंदाजी करता है, तो ये थोड़ा मन दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों कर रहा है और बाकी सब में क्यों नहीं करता है। तो ये किस चीज का इंडिकेशन है मिस्टर दवे? आप तो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल में भी रहे हैं, आपकी सारी लॉयर्स से बात होती है, जितनी भी कोर्ट की गतिविधियां हैं, आपसे बेहतर शायद इस देश में कोई इस बात को नहीं जानता। तो ये जो सिलेक्टिव स्टेइंग ऑर्डर जो ये सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, ये किस चीज का इंडिकेशन है? आपने खुद इस बात को कहा कि सीए को देख लीजिए, उसमें कोई किसी तरीके का स्टे नहीं हुआ। उसके बाद जब अभी
और लव जिहाद के केस में आपने कहा कि उस तरीके का कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया, जबकि इट वाज आउटराइटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये किस चीज का इंडिकेशन है? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद इन द कोर्ट? आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। देखिए, बंधारण में एक बहुत सुंदर और उसमें मैं अंबेडकर साहब और वगैरह को बहुत सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने इतना ही सोच समझ के साथ हमारे बंधारण को बनाया है। और ये जो थियरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, जिसमें हर एक पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पर चेक रख सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं, ताकि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जाए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मेंटेन किया जाए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पर एक तरह का नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन लेती है, कोई ऐसा कानून पारित करती है जो प्राइमा फेसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको चेक करना चाहिए, उसमें रोक लगानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उसे क्वॉश करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर बकायदा एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट पर प्रेशर बनाए रखेगा कि भाई हम वॉचडॉग है, हम कॉन्स्टेंटली आपको देख रहे हैं, आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो हम आपके ऊपर सख्ताई से निर्णय लेंगे, वो अगर होगा तभी इस देश में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन किया जा रहा है। मेरी ये समझ है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के लिए खूब आदर है, मैं एक जज का बेटा हूं, मैं 42 साल से वकालत में हूं और मैं जुडिशरी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट फिर भी मैं दुख के साथ कह सकता हूं कि जुडिशरी ने धीरे धीरे अपना ये जो रोल है, अपनी ये जो जिम्मेवारी है, अपनी ये सत्ता है, खुद को उसको कम किए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो वॉचडॉग होना चाहिए वो वॉचडॉग अब नहीं रहा है। और स्पेशली पिछले 6 साल में तो मैं देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस सरकार के हर एक निर्णय को किसी भी तरह से उसको अपहोल्ड कर रही है, जो कि एक हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे देश के बंधारण के लिए, हमारी जनता के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। मिस्टर दवे, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो जहां तक ये कृषि कानून का सवाल है, तो किस तरीके से एक पैंडेमिक के दौर में इस कानून को पास किया गया, वो भी वॉइस वोट से। तो ऐसा लगता है कि सरकार किसी न किसी दबाव में थी। तो अगर सरकार भी दबाव में थी, तो क्या मैं ये सवाल आपसे कर सकती हूँ कि क्या कोर्ट्स भी ऐसा लगता है कि किसी न किसी दबाव में है? क्या उनकी कोई प्रॉक्सिमिटी है इस समय केंद्र सरकार से? क्योंकि पैटर्न्स यही कहते हैं, पूरा सोशल मीडिया इस चीज की आलोचना कर रहा है कि जो पूरा कोर्ट्स का रोल है, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई साठगांठ नजर आ रही है कोर्ट्स और केंद्र सरकार की। देखिए, मैं एक चीज जरूर बता सकता हूं आपको, और मैंने तो 42 साल में जजिस को और जजिस की कंडक्ट को पूरी बदलते हुए देखा है, 360 डिग्री बदलते हुए देखा है। एक जमाना था जब मैंने प्रैक्टिस चालू की अहमदाबाद में 1978 में, तब जजिस, इट वाज इम्पॉसिबल कि जजिस चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या कोई अधिकारी से कभी मिले या कभी उनसे बात करें। आजकल ऐसा हो गया है, मैं देखता हूं पिछले 10-15 साल से, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद, कि हमारे जजिस के यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, शादी होती है, मैंने देखा है कभी मुंडन होता है या कभी बर्थडे होती है, तो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया जाता है और नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं। अब ये जो एक रिश्ता बन जाता है, तो आप जब कोर्ट में बैठते हैं और नरेंद्र मोदी साहब के कोई एक्शन को आपको क्वेश्चन करना है, तो आपकी आंख में एक थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, आप थोड़ा शर्मिंदा हो जाएंगे कि भाई मैं ये जो मित्र मेरे घर आए थे और उसकी सरकार का ये डिसीजन है, तो मैं इसको कैसे सेट असाइड कर सकता हूँ। और ये चीज एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक दाखला आपको दे सकता हूं कि मुंबई में एक बार अर्ली 50s में मुंबई में राष्ट्रपति जी गए थे और राष्ट्रपति जी ने संदेशा भेजा चीफ जस्टिस साहब को कि आप मुझे मिलने आइए। तो बंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब मिस्टर चागला थे उस वक्त, उन्होंने राष्ट्रपति जी को संदेशा भेजा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं, मुझे कोर्ट का काम है और मुझे कल को आपकी कोई मैटर का डिसीजन लेना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं, इट वाज ऑफ दोस टाइम्स जबकि एक एथिकल बाउंड्री, एक एथिकल वॉल की हमेशा लोग रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों और चाहे वो जजेस हों।
तो आपको लग रहा है कि जैसा आपने खुद भी कहा कि पिछले 6 सालों से ये जो एथिकल लाइंस हैं वो बिल्कुल कहीं न कहीं ब्लर्ड नज़र आ रही हैं। तो इसका आपको कारण क्या लगता है? क्या है ये कारण? क्या दबाव है या उन एथिकल कारण बाउंड्रीज की अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गई? मैं इसे कैसे पूछूँ आपसे? मैं मैं भी ताज्जुब हूँ ऑनेस्टली, एंड आई एम रियली, मैं बहुत सोच रहा हूँ क्योंकि ये सब जजेस अच्छे जजेस थे। अब मैं आपको बताऊं कि कहर साहब या दीपक मिश्रा साहब या गोगोई साहब हुँ। या बोबड़े साहब, इन सब से हमें बहुत उम्मीदें थी, बहुत अपेक्षाएं थी, और हम कभी नहीं मान सकते थे जब तक ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे कि ये चीफ जस्टिस के कार्यकाल में बहुत ही वीक हो जाएंगे। बार में कभी ऐसा सोच नहीं थी कि इन इन सब जजेस इतने वीक हो जाएंगे। और हर एक चीफ जस्टिस, कहर साहब, दीपक मिश्रा साहब, गोगोई साहब, तो उन्होंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में इन्वॉल्व होकर। और बोबड़े साहब, ये चारों ने कोई ऐसा मॉरल करेज नहीं दिखाया कि वो सरकार को कन्फ्रंट कर सके, सरकार को और पार्लियामेंट को कह सके कि ये बंधारण की सीमाएं आप उसके बाहर जा रहे हैं, तो हम आपको रोकते हैं, हम आपको टोकते हैं, और ये हम आपको करने नहीं देंगे। और ये रूल ऑफ लॉ जो है उसको हम वी विल मेक श्योर कि आप खूब अच्छी तरह से बनाए रखिए। But Mr. बोबड़े Bhatt, साहब जब there are a lot of conspiracy theories also floating in the corridors of Supreme Court and also within the political circles कि बहुत सारी conspiracy theories हैं। एक तो ये है कि जजेस को अल्योर किया जा सकता है। दूसरा ये कि जजेस को ब्लैकमेल किया जा सकता है through CDs, through whatever. There are umpteen number of ways how you can blackmail the judges. तो ये मुख्य कारण आपको क्या लगता है? ये अल्योरमेंट है, किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है that you try and win over the courts. I mean, the government is trying to do that. तो ये क्या, ये टैक्टिक्स क्या है? इस What is being discussed in the Supreme Court Bar Council at least? देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं बार एसोसिएशन का प्रमुख था, बार काउंसिल से मेरा कोई नाता नहीं है। बार काउंसिल्स आर वेरी पॉलिटिकल बॉडीज और आई स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिकल बॉडीज। ऐसा है कि बंधारण में जजिस को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजिस को अपॉइंट करने की सत्ता सरकार की थी इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया 1992 में एक जजमेंट में, जो जजमेंट भी मुझे लगता है कि इट वाज ए कॉन्स्पिरेसी बिटवीन लॉयर्स एंड जजेस टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जजमेंट एकदम गलत है। बट वो जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपॉइंटमेंट करने की और ट्रांसफर करने की सत्ता अपने हाथ में ले ली, और इंस्टेड ऑफ द वर्ड कंकरेंस बाय चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस बाय प्रेसिडेंट, दे सेड कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस। और फिर चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने कोलेजियम सिस्टम एक बना दिया, सीनियर 3 या 5 जजेस रहेंगे और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। पर उस जजमेंट में एक चीज बहुत फंडामेंटल लिखी गई है। क्यों उन्होंने लिया? उन्होंने ये सत्ता अपने आप पर ले ली ये प्रॉमिस करते हुए देश को कि हम फियर्सली इंडिपेंडेंट जजेस को अपॉइंट करेंगे, हम सबसे अच्छे जजेस को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम अमंग्स दोज अवेलेबल, एंड दे शुड बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। ये इन्होंने जजमेंट में प्रॉमिस किया देश को, और उस बहाने उन्होंने सत्ता ले ली। मेरी समझ से जब से ये सत्ता ले ली गई है तब से जजेस ने इंक्रीजिंगली बहुत ही वीक जजेस अपॉइंट करने चालू कर दिए हैं। और Ranjan Gogoi has been offered a Rajya Sabha seat. I mean, that's a glaring example. Nothing can be more. not only that, Justice Sadasivam was offered governorship after he decided a particular matter in favor of a very powerful politician of the day. Right. So, I mean, it's really, I would say, in fact, Chief Justice Bobde Sahab, I will give you a very disturbing example. जिस दिन वो चीफ जस्टिस बने, मैंने एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा जो भी नेशनल डेली में आया, और उसमें मैंने लिखा कि ये जो डार्क पीरियड था गोगोई साहब का दौरान, क्योंकि उस दौरान उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्ज के दौरान बहुत सारे जजमेंट आए जो सरकार की फेवर में गए। सीबीआई डायरेक्टर का रिमूवल, रफाल की खरीदी, अयोध्या के जजमेंट, और बहुत सारे जजमेंट सरकार की फेवर में आ गए। और साइड बाय साइड गोगोई साहब के सामने सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्ज था। पहले तो उस बेचारी इनोसेंट महिला को जिसने कंप्लेन की थी उसको सस्पेंड किया गया, फिर डिसमिस किया गया, फिर उसको और उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया ड्यूरिंग हिज पीरियड। और जैसे ही वो रिटायर हुए, वो उसके एक हफ्ते के बाद बोबड़े साहब ने उस औरत को सुप्रीम कोर्ट में रीइंस्टेट कर दिया विद बैक वेजेस। तो उसका मतलब कि वो औरत की कहानी सच्ची थी, नहीं तो आप उसको वापिस क्यों लेते सर्विस में?
अगर उसने झूठा इल्जाम लगाया था आपके सिटिंग चीफ जस्टिस के सामने, तो आप कभी उसको वापस नहीं लेते। तो उन्होंने वापस लेकर यह साबित कर दिया। नाउ सो व्हेन आई रोट दिस आर्टिकल, मैंने लिखा कि बोबडे साहब के आने से मुझे आशा है, और मैंने आशा व्यक्त की कि जुडिशरी अब एक बहुत अच्छे हाथ में है और जुडिशरी के लिए एक नया सूर्योदय हो रहा है। पर मैंने उसके अंत में लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली मैंने उसी दिन देखा कि बोबडे साहब ने अपना अपॉइंटमेंट का जो ऑर्डर होता है, उसको वारंट बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन से आता है, वो वारंट नॉर्मली राष्ट्रपति भवन से सुप्रीम कोर्ट में आता है थ्रू ए कुरियर, आई मीन थ्रू ए राइडर और समथिंग, और मे बी लॉ मिनिस्ट्री का कोई अफसर नॉर्मली लेकर आकर उधर छोड़ देगा, वो कभी चीफ जस्टिस के हाथों हाथ नहीं देते हैं। इस बार प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर मिस्टर पीके मिश्रा बोबडे साहब के घर गए और उन्होंने वो वारंट उनको दिया। यहां तक नहीं, पर उसके बाद दोनों ने खड़े होकर अपना फोटोग्राफ दिलाया, और वो फोटोग्राफ पूरे हिंदुस्तान के अखबार में दिया गया, सरकार ने दिया होगा, टू शो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीफ जस्टिस की खास साठगांठ है, साथ मित्रता है, ताकि सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाईकोर्ट वगैरह समझ जाए कि भाई आप जरा संभल के काम करिएगा। तो दिस वाज अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग इवेंट। आई रोट अबाउट इट, एंड मुझे डर है कि मेरे एप्रीहेंशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं सही होते जा जैसे रहे हैं। दवे, जब आप जैसे लोग इतनी मुखरता से इसको बात करते हैं, और मीडिया जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म भी है, या और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत हिम्मत करके और इन इश्यूज के बारे में बात करते हैं, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया जाता है। अगर आज मैं किसी जज का नाम लेकर और उसको क्रिटिसाइज करूं कि ये लूप होल्स हैं सिस्टम में, तो शायद मेरे ऊपर भी कंटेम्प्ट लग जाएगा। तो जुडिशरी के अंदर जो रॉट इस समय भरा हुआ है, उसको कैसे एक्सपोज किया जाएगा? जुडिशियल एक्टिविज्म जो एक समय में एक दौर था जो देखा गया था, वो ऐसा लगता है उस जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। नहीं है, इसे जुडिशरी में भी ज्यादातर जजेस बहुत अच्छे हैं, और मैं तो कहता हूं कि ओवरवेलमिंग जजेस अच्छे हैं, ओके। बट समाउ ये अच्छे जजेस कहीं कुछ बोलते ही नहीं है। आप देखिए, जब भी गलत जजमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपनी कोर्ट में बैठ के कोई 9 जजमेंट अडानी ग्रुप की फेवर में दिए। अब वो अकेले नहीं थे, हर एक केस में उनके साथ 2 या 3 जजेस बैठे थे, और उन्होंने सबने साइन कर दिया। अब ये ताज्जुब की बात है कि एक ही जज, आई मीन आई एम नॉट एट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, बट ये इम्प्रॉपर लगता है कि एक अच्छा। ही सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज साहब के साथ एक ही बड़े उद्योग की केसेस लगे, और सब केसेस में उनको रिलीफ मिले। हम्म। तो ये तो एक अजीब सा आई मीन एग्जाम्पल है, और कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने खुद इस बात को चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर बताया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कभी वो ना तो एक्नॉलेज करते हैं चिट्ठी हमारी, या तो कुछ स्टेप्स लेते हैं, वो बस ऐसे ही अपने आप सब चला जा रहा है। अब जैसे पानी के बहाव है, ऐसे पानी के बहाव की तरह ये सब जा रहा है। मेरे ख्याल से जुडिशरी विल हैव टू बकल अप। मैं प्रार्थना करूंगा आपके मीडियम के थ्रू कि वकील मित्र हिंदुस्तान में बहुत पावरफुल है, हमारे बार में बहुत अच्छे वकील हैं, वो वकील मित्र सब इकट्ठे हो, कुछ प्रेशर बनाए, जो अच्छे जजेस हैं वो कुछ इसमें ठोस कदम उठाए। अगर हम जुडिशरी को अब संभल नहीं पाएंगे और सही रास्ते पर, तो मैं कहता हूं कि ये देश सेफ नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेफ नहीं है, हमारा रूल ऑफ लॉ सेफ नहीं है, और हम बहुत ही मुश्किल में आ सकते हैं। Absolutely, and we all hope and pray that a good sense prevails, और जो भी इस समय loopholes नजर आ रहे हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। But coming back again to the committee which was formed by the Supreme Court, जो कि ये पिटिशंस आए कृषि कानून को लेकर, जो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर 4 सदस्यों की जो एक कमेटी बनाई है, समिति बनाई है, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए कि वो निष्पक्ष कमेटी है, ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कि ऑलरेडी अपने प्रो फार्म लॉज के स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। कल भूपिंदर सिंह मान ने रिजाइन भी कर दिया। अब आपसे लीगली समझना चाहेंगे कि अगर एक कमेटी का सदस्य रिजाइन कर देता है, और अभी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बाकी लोगों पे भी प्रेशर पड़ रहा है कि वो रिजाइन कर दें, तो इस कमेटी का भविष्य क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट अब एक दूसरी कमेटी बनाएगा या किसी एक दूसरे सदस्य को अपॉइंट करेगा? व्हाट इज द टेक्निकल प्रोसीजर? देखिए, ये आई मीन ये तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट अलोन कैन टेल अस कि वो क्या करना चाहती है। Okay. बट देयर इज नो डाउट कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का आयोजन किया,
तो सुप्रीम कोर्ट के को बहुत सोच के कमेटी का आयोजन करना था। हालांकि किसान कमेटी के फेवर में है ही नहीं, और किसानों ने पहले ही बोल दिया है सोमवार रात को ही कि भाई कोई भी कमेटी बने, हम कमेटी के सामने पेश नहीं होने वाले। हमारा ये झगड़ा सरकार के साथ है और इसको कोई कमेटी उलझा नहीं सकती। हम सरकार से 8 बार बैठ चुके हैं, सरकार आगे नई कदम बढ़ाना चाहती है, तो हम ये कमेटी के सामने जाकर क्यों अपना समय व्यस्त करें। तो हमारा तो बहुत क्लियर स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें टाइम दीजिए एक दिन का इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि भाई ये कमेटी के सामने हम पेश होंगे कि नहीं। और उस वही हुआ कि सोमवार रात को सब फार्मर लीडर्स हमें मिले, हम सब वकील मित्रों को, और हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दी उन्होंने कि हम कोई हिसाब से कमेटी के पास जाएंगे नहीं। अब विकल्प जब क्या बचता है कमेटी मिस्टर दवे? अगर अब किसानों ने ये बात साफ कर दी कि वो किसी कमेटी के पास नहीं जाएंगे, सरकार अड़ी हुई है कि वो लॉज को रिपील बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन उसमें बदलाव कर सकती है, तो अब विकल्प क्या निकलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाई जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। एक आर्बिटर बन के, एक सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी समिति बना के जिसके बारे में ही कुछ पता नहीं है कि अब आगे का रास्ता खुलेगा कैसे। तो विकल्प क्या बचता है इस समय किसानों के लिए और सरकार दोनों के लिए? क्या विकल्प है? देखिए, हर एक देश के सामने बहुत बार ऐसी समस्याएं खड़ी होती है जिसका कभी विकल्प दिखता नहीं है, पर वो समय के साथ ही वो विकल्प अपने आप निकल जाता है। अब चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने बार बार किसानों के प्रोटेस्ट को सत्याग्रह के साथ, गांधी जी के सत्याग्रह के साथ कंपेयर किया, और उन्होंने बोला कि सत्याग्रह कितना लंबा चला था, तो किसान भी यही इसमें अड़े हुए हैं, इनके लिए सत्याग्रह है। और ये इस सत्याग्रह को जब तक उनको न्याय न मिले तब तक ये सत्याग्रह चालू रखने की उनकी तैयारी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार जब तक इसका अपना रुख नहीं बदलेगी तब तक ये मसला सॉल्व किया जा सकता है। नहीं, तो और क्या किसानों के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है अगर वो समिति के सामने नहीं जाते? अगर नहीं नहीं, उन पर कोई ऐसे दबाव कोई डाल सकता है? नहीं नहीं, ऐसे कोई दबाव नहीं डाल सकता है, कोई इसमें कंटेम्प्ट नहीं हो सकता है। कोई सुप्रीम कोर्ट के पास कोई सत्ता नहीं है कि बोले कि आप कमिटी के सामने पेश हो। अगर वो नहीं होना चाहते तो नहीं होंगे, तो उसमें कोई कंपल्शन नहीं हो सकता है। इसमें कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का? नहीं नहीं, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, एंड राइट टू डिसएग्री आल्सो इज अ फंडामेंटल राइट, एंड यू कैन डिसएग्री इवन विद द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टफुली, उसमें कोई वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक आपसे आखिरी सवाल करूंगी मिस्टर दवे, वी जस्ट इन द फाइनल लैप ऑफ द इंटरव्यू, कि कोर्ट्स के कंपैशनेट ग्राउंड की बार बार बात कही जाती है, और जब कृषि कानून की बात आई तो जस्टिस बोबडे ने कहा कि जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उनको पीछे हट जाना चाहिए। इसको लेकर वुमेन एक्टिविस्ट और बहुत सारे एक्टिविस्ट ने इंटरनेट पर शोर मचाया कि हाउ कैन यू हैव सच एन एंटी वुमेन व्यू? कोर्ट एक पहले से प्रिज्यूम कैसे कर सकता है कि महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ना लें या बुजुर्ग आंदोलन में हिस्सा ना लें? So is that view correct on the part of the court? देखिए, कोर्ट सहानुभूति दिखा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसी कोर्ट ने जब सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे तो कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, और वो एक दुख की बात है कि उसके कारण बहुत सारे लोग की जाने गई, बहुत सारे लोगों को इंजरीज हुई, और हजारों प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटीज की। तो बट मैं समझता हूँ कि मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा करना चाहती है। देखिए, ये प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस है, ये स्वयंभू है, ये प्रोटेस्ट कोई पॉलिटिकल नहीं है। ये फार्मर्स यूनियन एक्चुअली रिप्रेजेंट जेन्युइन फार्मर्स। ये लोग जो हैं, ये किसान सम्मेलन, सब किसान संगठन किसानों के ही बने हुए हैं। ये कोई राजकीय के वेणुगोपाल ने तो उस दिन कहा हियरिंग के दौरान कि उसमें तो खालिस्तानीज हैं, सीक फॉर जस्टिस का बात भी की। मुझे वेणुगोपाल साहब के लिए बहुत ही मान है, बट मुझे बहुत ही दुख होता है कि वेणुगोपाल साहब अब 90 साल की उम्र में ऐसे सबमिशन सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं, और बिना कोई समझ के, बिना कोई ठोस सबूत के। देखिए, हरे अब लाखों लोग जहां इकट्ठे हुए हैं, 10-12 लोग खालिस्तान का झंडा लेकर खड़े भी हो गए, तो क्या आप इस प्रोटेस्ट को खालिस्तानी कहेंगे? देखिए, ये सब तो होता ही रहेगा। और ये सब आज देखिए, जेएनयू में कैसे आपने हटवाया था लोगों को, आपने जामिया मिलिया में कैसे करवाया था, आपने सरकार ने एजेंट प्रोवोकेटर्स भेजकर वहां पर, अल्टीमेटली क्यों ये सब हुआ?
ये सब ये आज आज 10 लोगों को कोई भेज दे वहां पर रिपब्लिक डे परेड में और खालिस्तान का झंडा खड़ा करके फार्मर फार्मर बोल के, तो ये लोग बोलेंगे कि देखिए फार्मर रिपब्लिक डे परेड डिसरप्ट करने आए हैं। तो ऐसी रिपब्लिक डे लाखों परेड का लोगों, मिस्टर दवे जो एफिडेविट, लाखों, एक मिनट, एक मिनट, जी लाखों लोग जब इकट्ठा होते हैं तब उन आपको देखना चाहिए कि उनकी भावना क्या है, उनका जी इरादा क्या है, उनका मकसद क्या है। आप कोई फ्यू इंडिविजुअल को लेकर पूरी मूवमेंट को बदनाम नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल। वेणुगोपाल साहब जो कि एक बहुत ही नामी वकील है, रिस्पेक्टेड अटॉर्नी जनरल है, उनका ये कहना मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर दवे कि कहीं ना कहीं कोर्ट्स की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक सोशल मूवमेंट को डिसरप्ट करने के आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके की बातें दिल्ली पुलिस ने कही कि अगर ये डिसरप्ट होगा रिपब्लिक डे परेड, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक और एक बहुत ही कल्चरल महत्व है, और तो वो एक एम्बैरेसमेंट होगा देश के लिए, उस देश की बदनामी होगी। तो क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं जिस तरीके का जो पिटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, नहीं, दिल्ली पुलिस की पिटीशन रिपब्लिक डे परेड को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। वो तो एक ऐसा इंजंक्शन चाहते हैं कि कोई आदमी दिल्ली में आ नहीं सकता है। तो वो तो बहुत ही अजीब सा कोई एप्लीकेशन, और वो भी एप्लीकेशन पता नहीं कहाँ कर दिया है उन्होंने। पर फार्मर यूनियंस आर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पिछले 50 साल से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एकदम पीसफुल रहे, राइट। एकदम पीसफुल रहे, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। ऐसे प्रोटेस्ट आप कभी नहीं देख पाएंगे कि इतने लोगों के होने के बावजूद, 50 दिन होने के बावजूद वहां पर इतनी सुंदर शिस्त मेंटेन की जा रही है। राइट। दूसरा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि पंजाब और हरियाणा और यूपी ऐसे राज्य है जहां हर एक घर से अगर एक बेटा किसान है तो दूसरा बेटा जवान है। तो वो लोग रिपब्लिक डे परेड के लिए तो कभी सोच भी नहीं सकते कि उसको डिस्टर्ब करें। उनके लिए देश में जितना पेट्रियोटिज्म आप और मुझ में, उससे कई गुना ज्यादा उनके दिलों में है। देश के लिए इतना मान है। तो और उन्होंने बार बार क्लियर कर दिया है कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम रिपब्लिक डे परेड को डिस्टर्ब करेंगे। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम कोई लाल किले पर जाकर झंडा फड़काएंगे। वो तो कहते हैं कि हम अपना रैली जो भी निकालना चाहते हैं वो रैली निकलेगी, और वो रैली निकलेगी उसके बाद पीसफुली फॉर मेकिंग अवर पॉइंट। उसमें कोई उनको कोई ना तो वायलेंस का वो है, ना तो कुछ मारपीट चाहते हैं। वो तो शांतिपूर्ण जो अपना हक है उस हक को अदा करना चाहते हैं। और यही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट, वही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को की थी, जिसको अलग तरीके से बार बार बोला जाता है कि मैंने कोई अंडरटेकिंग दिया था। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कोई अंडरटेकिंग नहीं दिया। मैंने इनफैक्ट एक क्लियर कट बोल दिया कि मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं करूंगा। पर जहां तक मैं समझता हूं वहां तक किसान रिपब्लिक डे परेड की उसको कोई तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अब जो आगे का रास्ता है, चलते चलते आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आंदोलन खत्म होगा या ये सरकार इन तीनों लॉज को रिपील करेगी? ये दो ही रास्ते अब सामने दिख रहे हैं कि या तो एक चीज इसका होगी या तो इसका दूसरी चीज होगी। क्या आपको इसका क्या जवाब, नजर आ रहा है? देखिए, ये आंदोलन किसान जिस हिसाब से उनका हौसला है, उनका मनोबल है, उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि ये किसान पीछे हटने वाले नहीं है। ओके। क्योंकि इनके लिए ये मौत, जिंदगी और मौत का सवाल है। राइट। आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं। पिछले 3 साल में और पिछले 3 महीने के स्टेटिस्टिक्स मैंने देखे थे कि जैसे बाजरा, तूर दाल, मक्का, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स है जिसमें किसानों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ सरकार के आंकड़े के हिसाब से, सरकार के आंकड़े के हिसाब से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज मच हायर देन मार्केट प्राइस, राइट। मच हायर। कम से कम 200 से 500 रुपया पर क्विंटल का डिफरेंस पड़ता है। तो अगर किसान उस प्राइस पर बेचे तो किसान 1 साल में बर्बाद हो जाएगा। ये किसान देश में, आप समझिए, ज्यादातर किसान पंजाब में भी स्मॉल और मार्जिनल है। तो उनके आपको भी पास लगता है कि ये जो तीनों कृषि कानून है, जो किसानों की शंकाएं हैं कि मंडी को खत्म कर दिया जाएगा, काला बाजारी बढ़ जाएगी, कॉर्पोरेट लॉबी उन पे हावी हो जाएगी, तो ये सारे जेन्युइन कंसर्न्स हैं आप कह रहे हैं? किसानों को लगता है बहुत ही जेन्युइन है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको ताजुब होगा ये सब सुन के कि अभी मैंने मैं थोड़ा कुछ इंटरनेट पर रिसर्च कर रहे थे, मैं और मेरे कलीग। तो हमने देखा कि एक 17th लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर का एक रिपोर्ट आया है 2019-2020 का। राइट। ये है दिसंबर 2019 को आया था।
उसमें कैटेगोरिकल लिखा है अल्टीमेटली। देखिए मैं आपको पढ़ता हूं। The committee therefore recommend the government to initiate consultation with state government concerned to enhance number of agricultural markets in the country and for improvement of civic infrastructure, banking facility, digital connectivity and other facilities in APMC markets. Right. Committee desire government to devise a centrally sponsored scheme for modernization of APMC markets in the country. The committee also desire government to create marketing infrastructure in states like Bihar, Kerala, Manipur, Mizoram, Sikkim, where APMC markets do not exist. Right. अब ये तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का एडवाइस है as late as December 2019 कि APMC को आप मजबूत करिए। तो क्यों? क्योंकि एपीएमसी एक ऐसी जगह है जहां किसान कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकता है। देखिए ये किसान कॉर्पोरेट जायंट्स के सामने, अंबानी और अडानी के सामने खड़े नहीं रह सकते। अरे छोटे ट्रेडर के सामने नहीं खड़े रह सकते लोग। तो अगर ये किसान को अगर आप इतना बेबस बना देंगे कि भाई उसको मार्केट फोर्सेस पर थ्रो कर देंगे, तो देखिए आज अमेरिका जैसा देश एकदम जहां कैपिटलिज्म है, साल का ऑलमोस्ट $50 बिलियन मींस कम से कम 4 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर को सब्सिडी देता है। यूरोप में हर एक कंट्री सब्सिडी देता है। चाइना में हम देख रहे हैं कैसे सब्सिडीज देते हैं। तो और देखिए बहुत सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, देश में कौन सा उद्योग है मुझे बताइए, अडानी से लेके अंबानी तक कौन सा उद्योग है जो सब्सिडी और इंसेंटिव्स के बिना बिठाया गया हो? अबजों करोड़ की सब्सिडी सब लेते हैं। अभी मैं देख रहा था गुजरात सरकार ने कोई हजीरा में नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिस्टर लक्ष्मी मित्तल को लंदन से इनवाइट किया गया और उन्होंने आकर सीधा एक पेपर दिया चीफ मिनिस्टर साहब को या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब को, जिसमें उनकी 20 डिमांड थी फॉर कंसेशंस, और उन्होंने उठा के वो चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया कि ये सब देखिए और उनको दीजिए। तो आज देखिए गलत हमारे यहाँ एक देश में गलत फहमी हो गई है कि किसान अब खाली सरकार के डोल पर जीता है, सब्सिडी पर जीता है। नहीं, हमारी इंडस्ट्री उससे भी ज्यादा सब्सिडी लेती है। और आप देखिए कि इंडस्ट्री ने आज बैंकों से 20 से 25 लाख करोड़ रुपया लेकर वापस नहीं किया है। तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को वो अटैक कर रहा है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बिजनेसमैन। तो आप किसान के पीछे क्यों पड़े हो? किसान तो बेचारा देश का पूरा पाया है, देश का आधार है। अगर उस किसान को आप खाएंगे क्या, मुझे बताएं। अगर आप बोलेंगे कि पंजाब में किसान पैडी क्यों ग्रो कर रहा है, वीट क्यों ग्रो कर रहा है, अरे भाई 60% वीट अगर वो देश को दे रहा है तो आप खाएंगे क्या? तो ये सब समस्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो ताज्जुब हूं कि प्रधानमंत्री जो एकदम सक्षम प्रधानमंत्री है, सशक्त प्रधानमंत्री है, इनका अपना मेजॉरिटी है, वो प्रधानमंत्री साहब को इस सब बात सोचनी चाहिए थी। उनको अपने मंत्रियों और अपने अफसरों से ये सब पूछना चाहिए था कि क्यों आप इतनी जल्दी से ऐसा करना चाहते हो। मुझे तो डर है कि इसके कारण आप पूरी एग्रीकल्चरल सेक्टर को इतना नुकसान कर सकते हैं कि उससे हम कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। और शायद यही वजह है कि इन किसानों को ये पता है कि अगर उन्हें इन मार्केट फोर्सेस के अगेंस्ट फेंक दिया जाएगा तो इनका भविष्य इन्हें नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि वो बार बार इस आंदोलन को उग्र करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है ये बार बार अपने वक्तव्यों में और स्टेटमेंट्स में कह रही है कि नहीं, ये तो जो कृषि सुधार है इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सिचुएशन वाकई में समय बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब विकल्प कैसे निकलेगा, ये जो सत्याग्रही आंदोलन जो दिख रहा है ये किस मोड़ पर जाकर रुकता है, ये अब आने वाले दिनों में ही देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर दवे, आप हमारे साथ आपने बात की और सत्य हिंदी पर आए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी दर्शकों के लिए एक छोटी सी आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको मिस्टर दुष्यंत दवे का ये इंटरव्यू पसंद आएगा। आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।